ओके, तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना। ये छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें करना क्या है कि देखिए, हमको जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल कल जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि, है ना, ओजोन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, या वी कैन से बेंजीन रिंग के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, है ना, वो हमने देखा था। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमको किसी भी एक कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे, 2 और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे, और उनमें पूछा ये जाएगा कि बताइए इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन है और कम स्टेबल कौन है ना। सिंपल सा टॉपिक। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, है ना। उन रूल्स को क्या करना है, उन स्ट्रक्चर्स के अंदर अप्लाई करना है, और जो स्ट्रक्चर उन रूल्स को अच्छे से फॉलो करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये है टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कि फॉर एग्जांपल ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए गए ना, स्ट्रक्चर नंबर 1 CH3COCH3, ये भी है स्ट्रक्चर नंबर 2 CH3COCH3। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब उसमें पूछा क्या है ना, एग्ज़ाम में भी कैसा होगा कि पूछा जाएगा ये 2 स्ट्रक्चर दिए हैं, बताइए विच इज़ मोर स्टेबल विच इज़ लेस स्टेबल। तो अब हमको क्या करना है, हमको इसमें चेक करना है कि इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर ये रूल कौन फॉलो करता है अच्छे से। ठीक है, सो देयर आर 3 to 4 रूल्स, है ना, विच by using which we can decide which structure is more stable and which structure is less stable। तो एक एक करके रूल बाय रूल देखते हैं कि कैसा होगा। सबसे पहला जो रूल है और सबसे सिंपल सा रूल जो है, मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स मतलब क्या कि 2 अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं तो उन दोनों स्ट्रक्चर में हमको सबसे पहला काम क्या करना है, बॉन्ड्स को काउंट करना है। कोवैलेंट बॉन्ड सारे बॉन्ड, मतलब फॉर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सब के सब कोवैलेंट ही होते हैं ना। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि 2 के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी हमको दिए जाएंगे उनके अंदर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स को काउंट करना है। जिनके अंदर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा होगा, जिस स्ट्रक्चर के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसके पास कोवैलेंट बॉन्ड कम होंगे वो लेस स्टेबल होगा। सबसे पहला रूल आती है बात समझ में। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है, दोनों के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड चेक कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होगा कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल होंगे। ठीक है, तो फिर अगर ये वाला रूल अगर हमको काम में नहीं आ रहा है, अगर दोनों के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल है, तो फिर हम लोग चलेंगे अगले रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या है, मोर नंबर ऑफ एटम्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट। अब उसके अंदर चेक ये करना है कि कितने एटम्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, जिनका ऑक्टेट अगर हाइड्रोजन होगा तो क्या हाइड्रोजन में डुप्लेट होता है, सिंपल सी चीज़। बाकी के एटम्स के अंदर क्या होता है, ऑक्टेट होता है। तो मोर नंबर ऑफ एटम्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट, ये अपने को चेक करना है। अगर ये वाला टाई हो गया तो फिर ये देखना है। अच्छा अगर ये भी दोनों के अंदर इक्वल हो गया तो फिर थर्ड रूल की तरफ आना है। थर्ड रूल क्या कहता है, लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस एंड मोर सेपरेशन ऑफ सिमिलर चार्जेस इफ़ एनी। अब इसका मतलब क्या कि अगर हमारे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर चार्जेस प्रेजेंट हैं, चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, तो अगर उनके अंदर अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट हैं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर उनके अंदर अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव है, एक एटम पर निगेटिव है, तो उनका जो सेपरेशन होना चाहिए वो लेस होना चाहिए। मतलब कि अगर एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव है ना, तो वो दोनों एक दूसरे के करीब होने चाहिए। जो ज़्यादा करीब होगा अपोजिट चार्ज वाला कंपाउंड, अपोजिट चार्जेस जिसके अंदर करीब होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर सिमिलर चार्जेस है, मतलब किसी के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है या किसी के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है, तो वो जो सिमिलर चार्जेस हैं वो जितनी दूर होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल हमारा कंपाउंड होगा। तो अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे अपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे के करीब होने चाहिए, सिमिलर चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे के दूर होने चाहिए। इससे स्टेबिलिटी हम लोग मालूम कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सबसे लास्ट, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मतलब अगर चार्जेस का सेपरेशन भी इक्वल डिस्टेंस पर है तो फिर अब उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो निगेटिव चार्ज है वो कौन से एटम पर है और पॉजिटिव चार्ज है वो कौन से एटम पर। तो निगेटिव चार्ज जो होना चाहिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट निगेटिव चार्ज को अच्छे से हैंडल करता है। और पॉजिटिव चार्ज जो होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर।
क्यों? इसलिए कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से हैंडल कर सकता है। सो दीज आर सम 3-4 रूल्स बाय विच वी कैन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक एक करके एक एक फैक्टर को चेक करते जाना है, जो फैक्टर मिल गया बस वहाँ पर हमारा काम फिनिश। ज़रूरी नहीं कि चारों के चारों फैक्टर हर एक में हो, किसी में एक ही में काम हो जाएगा, किसी में 2 लगेंगे, किसी में 3 लगेंगे, लाइक दैट। ठीक है, ये तो हो गया। उसके नीचे एक नोट रहेगी, आप लोग उसको सिर्फ ध्यान में रखना। उसको रूल्स में हम लोग मतलब पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन एकदम सिंपल सी लॉजिक भी है कि अगर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं, एक के ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर चार्ज नहीं है, तो याद रखना जो न्यूट्रल होगा या जिसके पास चार्ज नहीं होगा वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप लोग नोट बनाकर लिख सकते हो, है ना। एग्ज़ाम में आएगा तो सिर्फ इतना ही रूल लिखना है, लेकिन ये समझने के लिए और आसान करके मैं बता रहा हूँ, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं कि जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आती है बात समझ में? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, 2-4 एग्जाम्पल, जिससे आपको और क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहली एग्जाम्पल है कि हमको ये 2 स्ट्रक्चर दिए हैं ना, ये मैंने साइन बनाया, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज़ माई स्ट्रक्चर 1, दिस इज़ माई स्ट्रक्चर 2। अब हमको क्या बोला गया कि बताइए इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो रूल बाय रूल चलेंगे। सबसे पहला रूल हम इसमें चेक करते हैं मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो अब देखिए इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं वो चेक करने हैं। देखो आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हो, इसके अंदर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं। इसमें कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये हाइड्रोजन वगैरह का भी काउंट करो, तो कर सकते हो काउंट, बट अगर यहाँ भी CH3 है, ये भी CH3, इसी तरह यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड काउंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो ये 3 3 6 हो गया, ये 3 3 6 हो गया ऑलरेडी। उसको मिलाकर भी काउंट कर सकते हो, उसको छोड़कर भी काउंट कर सकते हो। सिर्फ हमको ये चेक करना है कि कोवैलेंट बॉन्ड की क्वांटिटी किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है। समझ में आया? चलो मैं सब सारे के सारे बॉन्ड काउंट करता हूँ। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास कितने बॉन्ड हो गया, 3। यहाँ पर कितने हो गया, 3, टोटल कितने हो गया, 6। दिस इज 7 8 9 10। इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, 10 कोवैलेंट बॉन्ड्स। इसमें चेक करते हैं, ईयर 3 ईयर 3, 6 हो गए, 7 8 9। इसमें कितने हैं, 9, इसमें कितने हैं, 10। तो पहले फैक्टर पे हमारा काम हो गया। इसका मतलब इन दोनों के अंदर, इसके अंदर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा है, दैट्स वाई दिस विल बी द मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आती है बात समझ में? यह सिंपल वे से आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, कोई मुश्किल नहीं है। समझ में आया? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। Okay, now the next example is these 2 structures. Suppose this is structure 1 and this is structure 2. Now we have to find out which structure is more stable among these. ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, इसमें अगेन रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहला रूल, मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड को काउंट करते हैं। चलिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने हैं, 3। ठीक है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने हैं, 2, CH2 है ना, 3 + 2 5, दिस इज 6 7 8 9। टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितने हो गए, 9 हो गए। इसमें चलते हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर कितने हैं, 2, 5 हो गए, 6 7 8 एंड 9, है ना। इसके अंदर भी 9 कोवैलेंट बॉन्ड्स, इसके अंदर भी 9 कोवैलेंट बॉन्ड्स। इसका मतलब ये पहला रूल क्या हो गया हमारे, अब किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल हैं। तो सेकंड रूल की तरफ आओ, मोर नंबर ऑफ एटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट। अब इसमें चेक करते हैं कि हाइड्रोजन होगा तो डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, कार्बन होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन तो सारे के सारे डुप्लेट कंप्लीट ही हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाकर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उनका डुप्लेट कंप्लीट। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है। हाइड्रोजन को अभी जाने दो। अब कार्बन को बताइए, कार्बन के पास हमको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। अगर कार्बन के पास 4 बॉन्ड है तो उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, क्योंकि बाकी 4 लोगों से इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो देखिए कार्बन, इस कार्बन पर देखिए 3 हाइड्रोजन + 1, 4 बॉन्ड हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, ये कार्बन को देखिए 1 2 3 4, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अच्छा, ऑक्सीजन के पास हमको पता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बनाएगा, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, ये कार्बन पर ध्यान दो ज़रा, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, कैसे चेक करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। इस कार्बन के पास बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, इस कार्बन के पास बॉन्ड कितने हैं, देखो ज़रा ध्यान से। इस कार्बन के पास हैं 1 2
3 4 5 6। ध्यान से देखना, ये कार्बन के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, ये वाला कार्बन। ये कार्बन के पास वैलेंस शेल में है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउट ऑफ 4 उसने बॉन्ड कितने बनाया? 2 + 3 1 है ना। तो ये 1 2 3 3 बॉन्ड बना लिया, यस और नो। ये 2 किसके साथ हैं? हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला किसके साथ है? कार्बन के साथ। ऐसे हो गए। अब बताइए ज़रा कार्बन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 6 एंड 7, ये 7 हो गए। बट स्टिल कार्बन के पास एक निगेटिव चार्ज है ना। निगेटिव चार्ज कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन को कोई एटम गेन करता है। मतलब अगर इस पर माइनस चार्ज लाना है तो इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस पर आएगा माइनस चार्ज। आती है बात समझ में? अब देखिए, अब बताइए कार्बन के ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 4 6 एंड 2 8। समझ में आया? इसका मतलब ये कार्बन का ऑक्टेट भी कैसा है? कंप्लीट है। समझा सबको? यस और नो। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। उसके पास वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में से 3 को यूज़ करके 3 बॉन्ड बनाया, 6 हो गया। और उसका जो एक बचा हुआ वो 7, और कार्बन पर माइनस लाने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, टोटल ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। समझ में आया? तो जितने आइटम है सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यस। नीचे आते हैं, इसमें चेक करते हैं। देखो ये कार्बन 3 + 1 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट। ये कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट। ये कार्बन को चेक करो, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट। अब ऑक्सीजन पर चेक करते हैं। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अब ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। अब बताइए कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बट स्टिल ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है? निगेटिव। निगेटिव चार्ज कब आएगा? जब और एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, जब आएगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो और ऑक्सीजन पर चार्ज लेकर आ जाओ माइनस। आप चेक करिए ज़रा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे सारे आइटम के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। यहाँ पे सारे आइटम के ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ठीक है। तो सेकंड रूल भी क्या हो गया हमारा? टाई हो गया, है ना, कि मोर नंबर ऑफ एटम्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ये रूल भी क्या हो गया? टाई हो गया। चलिए नेक्स्ट, लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस एंड मोर सेपरेशन ऑफ सिमिलर चार्जेस इफ एनी। अब एक बात बताओ, यहाँ तो सिर्फ एक ही एटम पर चार्ज है ना। अपोजिट और सिमिलर चार्जेस कब बनेंगे? जब एटलीस्ट 2 चार्ज होंगे ना। तो उन दोनों में कंपेयर करेंगे ना हम लोग। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं तो क्या होंगे? सिमिलर। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो क्या होंगे? अपोजिट। लेकिन यहाँ पर तो पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही चार्ज है, तो थर्ड रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट और सिमिलर चार्जेस कब मिलेंगे? जब एटलीस्ट 2 चार्जेस हों, जब मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी सिर्फ इसके ऊपर एक चार्ज है, तो यहाँ पर भी अपोजिट और सिमिलर का कोई केस नहीं बनता। तो थर्ड रूल भी क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। इससे भी हम लोग स्टेबिलिटी बता नहीं सकते। अब बचा कौन सा? फोर्थ रूल। अब फोर्थ रूल चेक करिए। निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सबसे पहले मुझको बताओ, इसमें चार्ज कौन सा है? निगेटिव चार्ज है ना। यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है। अब बोला क्या है कि वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज किस पर होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज है कार्बन पर, इस स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर। अब बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आया समझ में सबको? तो देखिए किस तरह हमने सारे के सारे रूल इसके बाद एक के बाद एक अप्लाई कर लिए। जिस रूल के ऊपर हमको मिला, हमने वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया। समझ में आया? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और एक आध एग्जाम्पल देख लेंगे इसी में। ओके, तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं ना। हमको एक कंपाउंड दिया गया और उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर नंबर 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर में CH3 CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, CH डबल बॉन्ड CO निगेटिव चार्ज H। और थर्ड स्ट्रक्चर CH3 CH विथ निगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CO विथ पॉजिटिव एंड H। तो सेम स्ट्रक्चर है, उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए, सेम कंपाउंड है। अब उनमें पूछा गया है कि इन तीनों में बताइए, या वी हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, उससे कम स्टेबल कौन, उससे कम स्टेबल कौन। ठीक है, तो अब इन तीनों के अंदर हमको क्या करना है? ये रूल अप्लाई करना है। द वेरी फर्स्ट रूल, मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने हैं? 3, यहाँ पर हो गया 3।
ये वाला हो गया 4, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1, कितना हो गया 5, यहाँ पर हो गए 2, 7, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1, कितना हो गया 8, ये हो गया 9, दिस इज़ 10, 11 एंड 12। समझा कैसे काउंट करते हैं? कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है उतने बॉन्ड काउंट कर लो, ठीक है। देखो 3, 4, 5, ये 5 हो गए, यहाँ पर इसको मान लेते हैं 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने बॉन्ड हो गए 12 कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें चेक करते हैं 3, 4, 5, 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए 11। उसके बाद थर्ड में चेक करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका मतलब पहले वाले में 12 कोवैलेंट बॉन्ड्स, सेकंड और थर्ड में 11 कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल हमको मिल गया कौन सा स्ट्रक्चर होगा? फर्स्ट। समझा सबको? पहले ही रूल से हमने बता दिया कि पहला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में हमको चेक करना है। अब पहला रूल तो क्या हो गया, उसमें टाई हो गया। अब सेकंड रूल पर आओ, मोर नंबर ऑफ एटम्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट। अब चेक करते हैं, हाइड्रोजन के सारे डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन को छोड़ दो। ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट है? 4 बॉन्ड बना रहा है, न्यूट्रल है तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना। ये कार्बन देखिए 1 + 3 4, ये कार्बन देखिए 1 2 3 4, ये कार्बन देखिए 1 2 3 4, सब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, अब ये कार्बन पर ध्यान दो, ये कार्बन के पास देखो ज़रा, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। कार्बन के पास हमको पता है कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अच्छा, बॉन्ड कितने बना रहा है? 1 2 3, मतलब ये 1 2 3, इसने 3 बॉन्ड बना लिए। अभी कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। बट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से लॉस कर दिया तो कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इन सारे के अंदर, अच्छा चलो इसको भी चेक करते हैं। अभी हमने पीछे देखा ऑक्सीजन के ऊपर एक सिंगल बॉन्ड और माइनस चार्ज है तो उसका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। मतलब इन सारों के अंदर सिर्फ एक एटम ऐसा है, ये कार्बन प्लस वाला, जिसके पास ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं है ना। ये ध्यान में रखो, बाकी सारों के ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है। चलो इसमें चेक करते हैं। ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, सब के सब 4 बॉन्ड बना रहे हैं। सारे की सारी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। ये कार्बन, अभी हमने देखा ना, कार्बन के पास 1 2 3 3 बॉन्ड और निगेटिव चार्ज है, मतलब इसका ऑक्टेट कैसा होगा? कंप्लीट होगा। अब इस ऑक्सीजन पर ध्यान दो, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब वो एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन से, अभी कितने हो गए? 7। बट ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा है? प्लस। प्लस चार्ज कब लगता है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है। मतलब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हमने लॉस करा दिया, इसके ऊपर आया प्लस चार्ज। इसका मतलब अब ऑक्सीजन पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6, इसके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ऊपर वालों में भी सिर्फ एक एटम ऐसा था जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, नीचे वाले में भी एक एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मतलब सेकंड वाला रूल भी क्या हो गया? टाई हो गया। अरे समझ में आई बात? यस और नो? चलिए फिर देखते हैं थर्ड रूल, लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस एंड मोर सेपरेशन ऑफ सिमिलर चार्जेस। अब एक बात बताइए, इन कंपाउंड्स के अंदर अपोजिट चार्जेस हैं या सिमिलर चार्जेस हैं? देखिए यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है निगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है निगेटिव, मतलब दोनों के अंदर अपोजिट चार्जेस है ना। तो अब चेक करते हैं कि अपोजिट चार्जेस हैं तो उनका सेपरेशन कितना है। अब खुद ही दिमाग लगाइए, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन पर अपोजिट चार्ज है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और कार्बन पर अपोजिट, यही वाला कार्बन है ना यहाँ पर, और ऑक्सीजन तो एक ही है। इसका मतलब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आइटम है जहाँ पर उनके चार्जेस सेपरेट हैं। तो दोनों का डिस्टेंस कैसा हो गया? सेम हो गया ना। ये ऑक्सीजन और कार्बन का डिस्टेंस, ये ऑक्सीजन और कार्बन का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस कैसा है? सेम है। इसका मतलब अपोजिट चार्जेस तो हैं लेकिन उनका सेपरेशन भी कैसा है? इक्वल है। सेपरेशन कैसा है? इक्वल है। मतलब थर्ड रूल भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब ऑब्वियसली कौन सा रूल देखेंगे? फोर्थ रूल, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, निगेटिव चार्ज है कार्बन पर। अब ऑक्सीजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन हुआ? कार्बन। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? माइनस। कार्बन पर कौन सा होना चाहिए? प्लस। और यहाँ पर उसके बिल्कुल अपोजिट है ना, ऑक्सीजन पर कौन सा है?
प्लस कार्बन पर कौन सा है माइनस, तो इन दोनों स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकंड स्ट्रक्चर। सो बाय रूल है ना, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, इस वजह से उसके ऊपर कौन सा होगा, निगेटिव चार्ज, जो यहाँ पर हमको मिल रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है बट स्टिल उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव है, बराबर है। यहाँ कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो रहा है, उसके बाद भी उस पर कौन सा है, निगेटिव है, तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। इसका मतलब फर्स्ट वाला हो गया, उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आती है बात। सो ये कुछ एग्जांपल थी सिंपल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। थैंक यू।